ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोकोमो बेस्ड एस्टिमेशन देखी थी। वी हैव डिफरेंट मॉडल्स फॉर कोकोमो एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो। सो हमने मोड्स में देखा था डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोजेक्ट। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोजेक्ट में हमारे पास था ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट को हम इन मोड्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर एक कोई डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है तो ऑर्गेनिक मोड है। अगर कोई यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है लाइक कंपाइलर या आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप का कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो सेमी डिटैच्ड मोड में होगा। और अगर कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं अपडेट होनी चाहिए, तो वो हमारे पास एम्बेडेड मोड में होगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोकोमो है। फर्स्ट लेवल बेसिक, जो कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे बेस कर रहा होता है, प्रोजेक्ट का साइज इन टर्म्स ऑफ 1000 लाइन ऑफ कोड एंड प्रोजेक्ट का हमारे पास मोड, कि वो प्रोजेक्ट किस मोड से रिलेट कर रहा है, अदर ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है। और फिर दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो इंटरमीडिएट कोकोमो है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, साइज प्लस मोड प्लस जो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर्स हमने देखे थे, कॉस्ट ड्राइवर्स, उनकी वैल्यू। और उनकी वैल्यू का हमने रिलेशनशिप भी देखा था कि जब कोई दो वैल्यूज वेरी लो पे होंगी तो कुछ की वैल्यू लेस देन 1 होगी और कुछ की वैल्यू अबव 1 होगी। और इसकी मैंने 3-4 एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम जो है वो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू जो है वो कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है कॉस्ट ड्राइवर की, अगर ओवरऑल वैल्यू ऑफ सी इज ग्रेटर देन 1, so it will increase the overall cost of the project, and if the value of cost driver is less than 1, so it will decrease the overall cost of the project. कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी हमने दोनों लेवल्स की। और फेस सेंसिटिव हमने जो है वो कोकोमो बेस्ड एस्टिमेशन भी देखी थी कि हम फेस वाइज किस तरीके से जो है वो हम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फेजेस में ब्रेक करके फिर हम उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो हमें हर फेज की अलग अलग इंडिविजुअल एफर्ट और टाइम पता चल सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज चैप्टर 24 है हमारे बुक का, जो बुक ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच। इसका जो है ये पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दिया एलएमएस पे, और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोडेड है बाय रोजर स्पेसमैन। ठीक है। सो व्हेन जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। व्हेन वी आर, हमने सॉफ्टवेयर देख लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लिए, सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन देख ली। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हाउ कैन यू मैनेज अ प्रोजेक्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्रोजेक्ट? सो व्हाट आर द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स? मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीजें हैं विच वी हैव टू कवर। हम प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे प्रोजेक्ट के, और किस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन किन चीजों पे फोकस कर रहा है और जिन फैक्टर्स पे बेस कर रहा है उन फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। So when we are talking about software project management, the main concept here is the concept of 4 P's. 4 P's में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? People itself, product, process and project. ठीक है। When we are talking about people, so each and every person, जितने भी stakeholders होंगे वो सारे हमारे पास people, सारे stakeholders, जिसमें हमारे पास डेवलपमेंट टीम होगी, हमारे पास कस्टमर्स होंगे, हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, मैनेजमेंट टीम होगी, डेवलपमेंट टीम होगी, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी, ईच एंड एवरी पर्सन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एलिमेंट होगा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का इज पीपल। सो पीपल पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो वी आर फोकसिंग इन हाउ टू कम्युनिकेट अमंग डिफरेंट पीपल। पीपल आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करने का मैकेनिज्म क्या होगा, रिसोर्सेज क्या क्या होंगी, ओवर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डायरेक्ट मीटिंग सेशंस होंगे, कांटेक्ट किस तरीके से करना है, ईमेल कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो पीपल्स को हम थ्रू आउट कैसे मैनेज कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, सो हाउ कैन वी मैनेज पीपल इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाने का पर्पज सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ हम प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें थ्रू आउट उसको मैनेज भी करना होता है। सो जब हमने प्लान कर लिया, सो देन उस प्लान को हम थ्रू आउट मैनेज भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लान एज इट इज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कोई डेविएशन आ रही है तो क्या डेविएशन आ रही है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज के स्किल सेट्स क्या होने चाहिए, मीन टाइम पे कोई रिसोर्स हमें छोड़ के ना चली जाए।
ठीक है, तो साथ साथ हम रिस्क को भी देख रहे होते हैं। तो थ्रू आउट जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, प्यूपल, कि थ्रू आउट हम प्यूपल को कैसे मैनेज कर रहे हैं विद इन अ प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट पी इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज कोई भी वर्किंग डिलीवरेबल जो फाइनल एंड रिजल्ट होगा, जो फाइनल माइलस्टोन होगा, जो आपने अचीव करना है, जिसके लिए सब कम्युनिकेट कर रहे हैं और जिसके लिए आप डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव। सो प्रोडक्ट इज द एंड रिजल्ट जो फाइनल वर्किंग डिलीवरेबल होगा। प्रोसेस, प्रोसेस आपके पास क्या है, डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स। हर प्रोसेस मॉडल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं, जैसे अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स हम फाइनलाइज करेंगे, रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, इसके करने के टास्क क्या क्या हैं, ये सारी चीजें प्रोसेसेस के अंदर आ रही हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। अब इन प्रोसेसेस में प्रोसेस मॉडल्स भी आएंगे और उन प्रोसेस मॉडल्स के अंदर टास्क भी आएंगे, और जो हम टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी सब चीजें फिर हम प्रोसेस के अंदर ही यूज करेंगे कि उस प्रोसेस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम एज अ टूल यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन करें, एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हो, सो दैट इज अ प्रोसेस विच वी आर फॉलोइंग। और उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी वुड नीड सम स्पेसिफिक टूल्स। जैसे प्लानिंग के लिए एमएस प्रोजेक्ट यूज होगा, अब जब ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग भी हम एमएस प्रोजेक्ट के थ्रू ही करेंगे। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्या कि अब आप प्रोटोटाइपिंग के लिए कोई जो है वो आप कोई भी ऐप टूल यूज कर सकते हैं जो कि आपका यूजर इंटरफेस वायर फ्रेम क्रिएट करे आपकी प्रपोज सिस्टम की। ठीक है, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा कंप्लीट कर सकें। तो दिस ऑल कम अंडर द प्रोसेस, कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं और उन प्रोसेसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अदर कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं, जैसे हम एसआरएस का टेम्पलेट फॉलो करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जो स्कोप आपने सबमिट करवाया है, प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाया है, उसका भी मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया है। सो दिस ऑल कम अंडर प्रोसेस, कि किसी भी चीज को करने के हमारे पास डिफरेंट क्या स्टैंडर्ड्स हैं which we have to follow in order to meet the objective. And the last P is project. Project itself क्या है कि जो सारे टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट इज बेसिकली इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी जो कभी ना कभी एंड होगी। ठीक है, सो प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी एक स्टार्ट डेट होगी और एक फिनिश डेट होगी, और उस स्टार्ट और फिनिश डेट के अंदर हम सारे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे होंगे, और जब तक वो काम हो रहा है, वो ट्रैक, वो सारी साइकिल इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। जब वो कंप्लीट हो गया, फिनिश डेट आपके पास अचीव हो गई, फिनिश डेट तक पहुंचकर जो एक वर्किंग डिलीवरेबल है, दैट वुड बी प्रोडक्ट। सो प्रोजेक्ट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तो वो काम क्या है, वो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ, इसकी स्टार्ट डेट है और फिनिश डेट है। अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक और जो है वो कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशंस का, कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑपरेशन, एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड एन ऑपरेशन। सो अब ये आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑपरेशन। जी क्लास, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। और प्रोजेक्ट इज अ होल टाइप थिंग, ऑपरेशन आर पार्ट ऑफ इट। ओके, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, operation is a part of project and project is a task given to complete project for operation. Operations are things, or you can say functionalities, okay, to perform in project. अच्छा, डिफरेंशिएट हम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि एक प्रोजेक्ट और एक ऑपरेशन
प्रोजेक्ट की हमेशा से एक स्टार्ट डेट होगी और एक फिनिश डेट होगी, जबकि ऑपरेशंस आर दोज ऑपरेशंस जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी कोई स्टार्ट डेट और फिनिश डेट नहीं होगी। जो हमें करना है, लेट्स से एम्प्लॉय की अटेंडेंस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस इज एन ऑपरेशन जो कि वो डेली बेसिस पे कर रहा है। उसको कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। एंड फर्दर लेट्स से अगर कोई एनुअल आपके पास मीटिंग हो रही है या एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो कॉन्फ्रेंस क्या होगी, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा और उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप रिसोर्सेज को कुछ टास्क एलोकेट करेंगे और वो टाइम फ्रेम एक्टिविटी होगी कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब तक वो कॉन्फ्रेंस हो नहीं जाती और कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ टास्क सबको एलोकेट है और वो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर करेंगे। जैसी कॉन्फ्रेंस एंड हुई उससे रिलेटेड सारे टास्क एंड हो गए, प्रोजेक्ट एंड हो गया। जबकि ऑपरेशन क्या है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है। जैसे एक डेवलपर है जो कोड कर रहा है, सो उसने कोड करना है थ्रू आउट, सो वो क्या है, वो उसका एक ऑपरेशन है जो वो डेली बेसिस पे कर रहा है। अब टीचर, अगर हम यही सिनेरियो एकेडमिक्स में लें, सो जो एकेडमिक्स वाले हैं हमारे, जो है वो सारी क्लासेस की स्केजुलिंग कर रहे हैं, ये इनका डे टू डे ऑपरेशन है जो वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। मेकअप सेशन है, ये सारे उनके ऑपरेशंस हैं। और आपके पास इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट क्या होगा, लेट्स से मिड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसकी एक स्टार्ट डेट है, एक फिनिश डेट है, मिड टर्म की स्केजुलिंग करनी है, कौन से पेपर किस दिन है, और जब तक मिड टर्म की एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तब तक जिसको जो जो टास्क असाइन है वो उसी के अकॉर्डिंगली उस पर वर्क कर रहा होगा। और उनके डेली ऑपरेशंस क्या है, क्लासेस टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है, डेली ऑपरेशंस है जो उन्होंने थ्रू आउट करते रहना है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन डे टू डे टास्क होंगे और जो है वो ऑपरेशन जो है वो आपकी थ्रू आउट जब तक काम चलता रहेगा वो डे टू डे डेली बेसिस एक्टिविटी है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पीपल हु विल बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और हु विल बी इफेक्ट बाय द प्रोजेक्ट इज अ स्टेक होल्डर। आपके सीनियर मैनेजर भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट के जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं जो डे टू डे चेक कर रहे हैं कि जो टास्क असाइन हुए थे वो रिसोर्सेज वैसे ही काम कर रही हैं, मीटिंग कंडक्ट करना, कस्टमर से कम्युनिकेट करना, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। प्रैक्टिशनर जो आपके डेवलपर्स हैं, जो इंजीनियरिंग जो डिजाइन कर रहे हैं, जो कोड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। कस्टमर्स कौन है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। एंड यूजर्स वो होंगे जो जो आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, आपकी उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, दैट वुड बी end user. So customer and end users में क्या difference है, customer can be end user itself. Let's say for example आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है और मैं एक एप्लीकेशन बनवाना चाह रही हूँ और मैं ही उसको यूज करूंगी, तो इस केस में मैं ही कस्टमर होंगी और मैं ही एंड यूजर होंगी। रिक्वायरमेंट दूंगी भी मैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं ही डिस्क्राइब करूंगी और एट द एंड उस एप्लीकेशन को यूज भी मुझे करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर डिफर कब करेंगे, लेट्स से कि कीट जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एक एप्लीकेशन बनवाना चाह रही है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हाउस से, ठीक है। सो वहां पे कुछ एक दो पर्सन होंगे मैनेजर, और वो एप्लीकेशन कौन यूज करेगा, स्टूडेंट्स करेंगे लेट से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कस्टमर कौन होंगे, वो दो तीन पर्सनल जो सारी रिक्वायरमेंट्स दे रहे होंगे वो कस्टमर होंगे, और एंड यूजर्स कौन होंगे, स्टूडेंट की जब एप्लीकेशन बन जाएगी तो उसको स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। जी उसामा, कोई क्वेश्चन है? उसामा मारूफ। जी उसामा। ओके क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सॉफ्टवेयर टीम्स क्या होंगी मेरे पास? सॉफ्टवेयर टीम्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि टीम को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है, कौन लीड करेगा, लीड करना किस तरीके से, टीम को डायरेक्शंस किस तरीके से देनी है, हम नए आइडियाज कैसे जो है वो जनरेट कर सकते हैं,
थ्रू आउट टीम को मोटिवेट कैसे रखना है जब तक प्रोजेक्ट एंड नहीं हो जाता, कि किस तरीके से इन्वॉल्व रखना है, कोलैबोरेट आपस में, कम्युनिकेशन अमंग द टीम कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो आपको मैनेजमेंट नहीं बता रही होगी कि आपने करना है, या आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मीटिंग करनी है, या क्वालिटी कंडक्ट, ये चीजें टीम आपस में, आपकी अच्छी टीम कौन सी होगी, गुड टीम की, इफेक्टिव एफिशिएंट टीम कौन सी होगी, जो खुद सेल्फ इवेल्युएशन भी कर रही हो। ठीक है, क्या हम कहाँ पे हैं, हम क्वालिटी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब वो अपर मैनेजमेंट की तरफ ना देख रही हो। ठीक, टीम लीडर। ओके, सो जब हम लीडर की बात कर रहे हैं, सो लीडर से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक लीडर में होनी चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन, एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छा इंजीनियर इज नॉट मैंडेटरी कि एक बहुत अच्छा लीडर भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टीम लीडर की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अगर एक बंदा जिसको आप लीडर बनाना चाह रहे हैं, जो मैनेजर बनाना चाह रहे हैं, जो टीम को लीड कर रहा है, उसमें कुछ क्या होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो यूज हो। तो उस मॉडल को हम क्या कह रहे हैं, एमओआई मॉडल, जिसमें हमारे पास मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज और इनोवेशन। ठीक है, आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो थ्रू आउट आपकी टीम को मोटिवेट रख सके, क्या किसी तरीके से जो है फैसिलिटेट करे टीम मेंबर्स को, ताकि वो थ्रू आउट जो है कम्युनिकेट, उनको जो भी इश्यूज हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, दे कैन डिस्कस। ठीक है, लीडर से डिस्कस कर सके इशू, और आपका लीडर जो है उसके पास भी कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि वो उन चीजों को अपने एंड पे भी सॉर्ट आउट कर सके। द एबिलिटी टू encourage by push or pull technical people to produce to their बेस्ट एबिलिटीज, जो थ्रू आउट टीम को मोटिवेट करे और फैसिलिटेट करे, सो दैट टीम जो है वो बेटर काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्रू आउट ऑर्गेनाइज होके कैसे चलना है। प्रोजेक्ट तो हम बना रहे हैं, ठीक है, वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, बट उन प्रोसेसेस को इफेक्टिवली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, थ्रू आउट फर्स्ट डे से लेकर टिल द लास्ट आपके पास प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हो जाती जब तक आपने बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है। ठीक है, कोई हैप हैजर्डली काम नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंट। कुछ चेंजेस आ रही हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में वो चेंजेस प्रॉपर्ली जो है वो लिस्ट डाउन हो, थ्रू डिफरेंट वर्जन मेंटेन होने चाहिए, कि स्टार्ट में क्या थी रिक्वायरमेंट्स और चेंजेस होके किस तरीके से अपडेट हो रही है, ताकि एक पूरा लॉग मेंटेन हो। ठीक है, रिसोर्सेज से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग कैसे फैसिलिटेट करना है, किसको कौन सा टास्क दिया है, कौन कैसे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके टीम को चल सके, एंड आइडियाज एंड इनोवेशंस। ठीक है, नए आइडियाज लेकर आ सके। ठीक है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, सो दैट दैट प्रॉब्लम कुड नॉट अराइज अगेन। तो वी हैव टू सॉल्व द रूट कॉजेस, ये नहीं कि ठीक है अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर लिया और फिर आगे बढ़ गए। द मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी एलिमिनेट द रूट कॉजेस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कि अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो रही है तो उसके जो मेन रूट कॉज है हम उसको एलिमिनेट कर सकें, नए आइडियाज लेकर आ सकें। ठीक है, नई इनोवेशन ला सकें, नई चेंजेस ला सकें, एनहेंसमेंट ला सकें, ताकि उससे हमारी क्वालिटी और ज्यादा इम्प्रोवाइज हो सके। The ability to encourage people to create and feel creative even when they must work within bounds established for a particular software product or application. ठीक है, आपने इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है लोगों को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि एक बहुत रिजिड प्रोसेस है और आप थ्रू आउट यही कह रहे हैं, अगर कोई वहां पे उस पर मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वो चाह रहे हैं कि वो कोई और टूल यूज करे जो उससे बेटर है, तो अगर कोई आइडिया लेकर आ रहा है तो वो ये नहीं कैसे, नहीं नहीं ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो ये प्रोसेस है। ठीक है, सो अगर कोई नई चीज, कोई बेटर चीज आपके पास मौजूद है तो एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आप इतना ज्यादा टीम को, अगर विद इन बाउंड्स टू टीम काम करिए, लेकिन विद इन एन एनवायरनमेंट आप जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, यू हैव टू प्रोवाइड दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू द टीम एज वेल। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टीम्स, अच्छा सॉफ्टवेयर टीम्स क्या होता है, दैट आर नॉट परमानेंट
टेम्पररी बेसिस पे होती हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं तो उन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप टीम सिलेक्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की नेचर की रिस्पेक्ट से कौन सी टीम होनी चाहिए, टीम के मेंबर्स कितने होने चाहिए, उनकी क्या स्किल सेट होने चाहिए। सो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी करंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में से जो लोग मौजूद हैं उनमें से टीम सिलेक्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे ये टीम काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा होता, दे हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, साइमल्टेनियसली काम हो रहा होता है। तो इसीलिए तो हम प्रोजेक्ट पर सॉफ्टवेयर टीम अनाउंस करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टीम सुटेबल है। So when you are selecting software teams, following are the attributes that should be considered while you are choosing software teams. The difficulty of the problem to be solved, जो problem यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट काम बनाना है उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर आप कोशिश करेंगे कि जो आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं आप उन्हीं को उस टीम में ऐड करें, और अगर एक्सपीरियंस लोग नहीं है तो फिर आप उसके लिए फिर हायरिंग करें। ठीक है, और फिर हायरिंग करने के बाद फिर उसके अपने क्वेश्चंस होंगे कि अगर हायरिंग करने के बाद जो नए लोग आएंगे उनको किस तरीके से फेमिलियर करवाना है एनवायरनमेंट से। ठीक है, हमारे प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड होने में टाइम लगेगा, तो ये थ्रू आउट ये सारी चीजें आप माइंड में रख के लेकर चल रहे होते हैं। The size of the resulted programs in terms of line of code और function points, कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या जो फीचर बनाने जा रहे हैं या जो उस प्रोजेक्ट के डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ कोड या तो और फंक्शन पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइन ऑफ कोड जो सिंपल डायरेक्ट मेजर है कि कितनी लाइन ऑफ कोड्स होंगी, और फंक्शन पॉइंट्स आर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होंगे। उसके टर्म में आप डिवाइड करके बता सकें कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, फीचर है, उसमें कितनी लाइन ऑफ कोड्स और कितने फंक्शन पॉइंट्स होंगे। The time that the team will stay together, team lifetime। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम ऐसा होगा जो टीम मेंबर्स एक साथ स्पेंड करेंगे, मतलब इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली कितना टाइम रिक्वायर्ड है टीम को जो उस टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होंगे। The degree to which the problem can be modularized, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट है, वो कितना ज्यादा मॉड्यूल्स में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, कितने मॉड्यूल्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। जो हम कह रहे होते हैं ना डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, कि अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसको स्मॉल पार्ट्स में, चंक्स में ब्रेक करें, और फिर जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैं चंक्स में डिवाइड किए हुए उनको आप वन बाय वन सॉल्व करें, तो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की सॉल्विंग आसान हो जाएगी। The required quality and reliability of the software to be बिल्ड, जो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी रिक्वायर्ड है और रिलायबिलिटी कितनी चाहिए। सो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप टीम चूज कर रहे होंगे कि अगर हाई क्वालिटी आपके पास सॉफ्टवेयर है तो फिर टीम भी उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। द रिजिडिटी ऑफ द डिलीवरी डेट। ठीक है, रिजिडिटी मींस कि जो डेट्स गिवन है, जो माइलस्टोन या जो टास्क की डेट गिवन है वो कितनी रिजिड्स हैं, अगर उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, आप प्लस माइनस कर सकते हैं कि अगर ठीक है आपने नेक्स्ट डे कुछ डिलीवर करना है या नेक्स्ट वीक कुछ डिलीवर करना है और कुछ प्रॉब्लम अगर हो गई है तो क्या आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं ड्यूरेशन को या नहीं कर सकते। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप माइंड में रखते हैं जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर टीम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। द डिग्री ऑफ सोशियबिलिटी, कि कम्युनिकेशन कितनी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कस्टमर से इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, विद इन अ टीम किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रख के सॉफ्टवेयर टीम जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल पैराडिम्स। पैराडिम्स मींस हायरार्की। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है। ठीक है, हायरार्की इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पॉलिसी किसके पास है, कौन डिसीजन ले रहा है और डिसीजन की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है। मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच है, हायर मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और वो चीज एज इट इज वही पॉलिसी जो है वो नीचे फिर फॉलो हो रही है। इस तरीके की है, या आपके पास सेंट्रलाइज्ड डिसीजन पॉलिसी है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन पॉलिसी मींस कि आपके पास कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे होते हैं। ठीक है, वो सब आपस में जो है वो डिसीजंस लेंगे हर किसी की अपनी, और फिर यूनानिमसली जो चीज जिसके वोट ज्यादा होंगे हम वो चीज फॉलो करेंगे, या वन मैन अथॉरिटी है। ठीक है, सो दीज आर सम हायरार्की जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोज पैराडिम। क्लोज पैराडिम क्या है आपके पास, जैसे हम कह रहे हैं वन मैन डिसीजन मेकिंग पॉलिसी स्ट्रक्चर्स अ टीम अलोंग अ ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सबसे पहले सीईओ,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। वो इट डिपेंड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ पे कौन से रोल्स हैं। मैं आपको बहुत आउटलाइन करके बता रही हूँ। लेट्स से सॉफ्टवेयर आपके पास सबसे पहले होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर उसके बाद सीएफओ, ठीक है। चीफ जो है, फिर उसके बाद आपके पास होगा ऑफिस ऑपरेटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड मैनेजर्स, फिर प्रोजेक्ट टीम्स। तो फिर हायरार्की कहाँ से आएगी? सबसे पहले डिसीजन कौन लेगा आपके पास? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उसके बाद वो कहाँ से देगा? टेक्निकल ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? प्रोजेक्ट मैनेजर्स के पास जाएगी, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एज इट इज उस पॉलिसी को फॉलो करवा रहे होंगे थ्रू आउट द टीम। बट डिसीजन कौन ले रहा है? आपकी एक पर्सन है या एक है जहां से डायरेक्टिव्स आ रहे हैं सारे। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है। एक ऑनर है और वही ऑनर सारे डिसीजन ले रहा है, और अपने बाद जो हायरार्की है, मतलब अपने बाद जो लेवल्स हैं, उनको वो डिसीजंस फॉलो करवा रहा है थ्रू द डिफरेंट मैनेजर्स। नेक्स्ट वन इज रैंडम पैराडिम। रैंडम पैराडिम क्या है? स्ट्रक्चर्स अ टीम लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ द टीम मेंबर्स। रैंडम पैराडिम में आपके पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट टीम्स हैं, ठीक है। और वहां पे जो है वो क्या है, टीम की जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत लूजली स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाउंड है, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है, और हर इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है वो टीम मेंबर ले सकता है विद इन अ टीम, ठीक है। अलग अलग आपने टीम्स बना दी, और हर टीम के अंदर हर इंडिविजुअल जो है वो कुछ लेवल्स तक जो है वो डिसीजन ले सकता है फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ओपन पैराडिम। ओपन पैराडिम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर अ टीम इन अ मैनर that achieves some of the control associated with the closed paradigm, but also much of the innovation that occurs when using the random paradigm. So open paradigm is the combination of closed and random. यहाँ पे क्या होगा? कुछ जो आपके पास स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस हैं, जो लॉन्ग टर्म्स आपके पास डिसीजन है, स्ट्रेटजीज हैं, या जो आपने मेन डिसीजंस हैं, वो आपकी अपर मैनेजमेंट ले रही होगी, और फिर कुछ टीम्स होंगी, और वो टीम्स के अपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे जो वो उन पॉलिसीज को यहाँ तक लेकर आएंगे। और जो आपके पास डे टू डे ऑपरेशन है, ऑपरेशनल लेवल, जो आपके पास टेक्निकल स्ट्रेटेजी है, वो कौन फिर काम कर रहा होगा? वो आपकी टीम्स के अंदर विद इन अ टीम कम्युनिकेट करेगी। फिर वो एक आइडिया प्रपोज करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू वो आगे जाएगा, फिर अप्रूव होगा अगर उसको टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करती है। तो यहाँ पे ओपन पैराडिम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लोज एंड रैंडम पैराडिम। कुछ डिसीजंस अपर मैनेजमेंट से आ रहे होंगे, और कुछ डिसीजंस आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट ले रही होगी। सिंक्रोनस पैराडिम। सिंक्रोनस पैराडिम क्या है? रिलाइज ऑन द नेचुरल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम and organizes team members to work on pieces of the problem with little active communication among them self। यहाँ पे हम क्या हो रहा है, सिंक्रोनस पैराडिम में आपने अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स में, या प्रॉब्लम को आपने डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद आपने उसको टीम असाइन कर दी, और हर प्रॉब्लम पे एक टीम काम करी। जैसे हमने एक मॉडल देखा था, आपको अगर याद हो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रेड मॉडल। उसमें ये था कि आप पूरी एप्लीकेशन को फीचर्स में ब्रेक कर दें, और हर फीचर को एक टीम एसोसिएट कर दें, और हर टीम जो है वो एक उस पे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी ये भी कुछ सॉर्ट ऑफ उसकी तरह है, लेकिन यहाँ पे ये कि जब आप एक प्रॉब्लम एक टीम को असाइन कर देंगे, तो टीम जो है जिसको जो असाइन टास्क मिला है वो उसी पे काम कर रही होगी, ठीक है। और आपस में जो है वो टीम का जो है वो कम्युनिकेशन कम से कम होगी, बट विद इन अ टीम जो उनको टास्क मिले होंगे उस पे वो लोग काम कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ओपन पैराडिम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज्ड एंड रैंडम पैराडिम। इसमें ये हो रहा होता है कि ना तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों वे में काम हो रहा होता है। ना तो ये है कि कंप्लीटली एक डिसीजन है जो आपकी टॉप मैनेजमेंट ने ले लिया और आपको कहा कि आपने ये करना है, ना तो डायरेक्ट ऐसा हो रहा होता है, और ना ही आपकी टीम इतनी इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे ये होता है कि कुछ डिसीजंस जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एसोसिएटेड है, कंपनी पूरे ओवरऑल कंपनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो डिसीजन आपकी अपर मैनेजमेंट ले रही होगी। और जो डे टू डे टेक्निकल बेसिस पे जो आपके काम है, जो टेक्निकल काम है जो आप टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, वो टास्क और उनसे रिलेटेड डिसीजन कौन ले रही होगी? आपकी टीम।
मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप अपर मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया कि ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं, लेट से कौन से प्रोसेस मॉडल्स पे काम करना है, ठीक है, रिसोर्सेज कब हायर करनी है, कौन कौन किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेने, किस टाइप के प्रोजेक्ट लेने, या प्रोडक्ट जो बनानी है वो हमारे पास डेस्कटॉप बेस्ड होगी, वेब बेस्ड होगी, मोबाइल, ये डिसीजंस कौन ले रहा है, अपर मैनेजमेंट। और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसेस मॉडल चाहिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए, कब कौन सी रिसोर्स चाहिए, ये किसका टास्क होंगे, आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ठीक है, और इनके लिए बीच में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होगा कि वेट पॉलिसी है कि अगर कोई टास्क मैंने करना है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आई हैव टू वेट फॉर द अपर मैनेजमेंट, दे मुझे कि वो मुझे डायरेक्ट करेंगे फिर जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो ओपन पैराडिग्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज एंड रैंडम पैराडिग्म। विद इन अ टीम रैंडम पैराडिग्म फॉलो हो रहा होगा और टीम के पास जो डायरेक्शंस आ रही होंगी वो थ्रू हायर मैनेजमेंट आ रही होगी। जी, अब कोई क्वेरी है? मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड होती है फिर इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। जब तक मीनवाइल हमारे पास 1.5 मिनट है, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट माइलस्टोन प्रोजेक्ट का पता चल गया आप लोगों को क्या करना है। यू हैव टू डिजाइन वायर फ्रेम फॉर योर प्रपोज प्रोजेक्ट। जी आदिल, कोई क्वेरी है? जी क्लास, वायर फ्रेम मींस प्रोटोटाइपिंग यूजर इंटरफेस। चले, मीटिंग एंड होती है तो फिर इस पर डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट आपका टास्क है माइलस्टोन, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करें, फिर डिस्कस करते हैं।